दोस्तों, इसके पूर्व की कक्षा में आपने सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम का अध्ययन किया था। उसमें आपने देखा था कि जब हम किसी वस्तु का प्रयोग लगातार करते हैं, एक जैसी वस्तु होती है, समरूप वस्तु होती है, तो लगातार प्रयोग करने से उससे मिलने वाली उपयुक्तता घटती जाती है। तो हमको अब देखना है कि क्या यह नियम वास्तव में सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है? क्या ऐसा सदैव संभव है? तो आप देखेंगे कि वास्तव में हर क्षेत्र में सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम लागू होता है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने, कुछ विचारकों ने कहा है कि कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम लागू नहीं होता। तो आज हम उसके कुछ अपवाद के बारे में चर्चा करेंगे और वास्तव में ये अपवाद कहाँ तक का सही हैं, इसकी भी हम बात आपसे करेंगे। आप देखेंगे कि उपयुक्तता जो ह्रास नियम है, सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम है, उसके अपवाद जो है, एक्सेप्शंस जो है, उसके बारे में आज पहले चर्चा करते हैं। और इसके साथ ही आज की जो कक्षा है उसमें आज हम प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में जो विचार है प्रोफेसर एडम स्मिथ का, जिसको हम वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज कहते हैं, ये दोनों ही बातों को आज की कक्षा में बताया जाएगा। तो पहले सीमांत उपयुक्तता ह्रास नियम किन क्षेत्रों में लागू नहीं होता, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली बात ये है कि हमको ये बताना होगा कि जब इकाइयाँ बहुत अधिक छोटी हों, यानी हमको ये बतलाना है कि जैसे हम बतलाए थे कक्षा में पहले वाली क्लास में आपको, कि यदि उपभोग की जाने वाली इकाइयों की जो आकार है, इकाइयों का जो आकार है अत्यंत छोटा हो, है ना। यानी मैंने जैसे बतलाया कि 1 गिलास पानी आपको पीना है, अगर वास्तव में 1 गिलास के बाद दूसरा गिलास दिया जाए तो चूँकि प्रॉपर साइज़ है, तो अगर उसमें दिया जाएगा तब तो ठीक है, आपके लिए वह 1 गिलास नियम 1 गिलास जो पानी है वो हर बार हमको यूटिलिटी कम देगा। लेकिन अगर उसके साइज़ को मैं चम्मच में अगर आपको देता हूँ या ड्रॉप के माध्यम से उस प्यासे व्यक्ति को देता हूँ, तो हर ड्रॉप क्या है, बढ़ती हुई उपयुक्तता को प्रदान करता है। तो इसलिए छोटी इकाइयाँ अगर होंगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। हर बार हर एक चम्मच पानी हमको और अधिक संतोष प्रदान करेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब इकाइयाँ छोटी होती हैं तो चूँकि हम जिस साइज़ में चाहिए, हमको एक छोटी सी जो गोलगप्पा आकार की जो रोटी है वो हर बार क्या है, हर रोटी अधिक संतोष प्रदान करेगा, जबकि एक पूर्ण रोटी अगर रहती है उस साइज का रहेगा तो वहाँ पर आप कहेंगे कि नियम लागू होता है। लेकिन चूंकि रोटी की आकार बहुत छोटी थी, इसलिए हर रोटी हमको बढ़ती हुई दर से संतोष प्रदान करता है। तो क्या वास्तव में यह नियम जो अपवाद कह रहा हूँ सही है? तो कहोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि वास्तव में पानी या प्यास के लिए जो 1 गिलास पानी है, ये एक आदर्श मानक आकार है, उसका प्रयोग ही किया जाना चाहिए, है ना। उससे कम का देंगे तो उसका मतलब वो आदर्श स्थिति नहीं है। तो ये जो अपवाद बताया गया था विद्वानों के द्वारा, ये सत्य नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उपयुक्तता ह्रास नियम वास्तव में वास्तविक जीवन में लागू होता है। तो कुछ समय तक ऐसा लग रहा था कि शायद बढ़ती हुई दर से प्राप्त होगा, तो ये नियम लागू नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि हमको पता है कि उसका साइज एक प्रॉपर वे पे हो, तो निसंदेह जो ये नियम है घटती हुई दर से प्राप्त होगा। दूसरी बात है कि शान शौकत और प्रदर्शन वाली वस्तुओं के बारे में बात की जाए कि जब शान शौकत और प्रदर्शन वाली वस्तु की बात करते हैं तो यहाँ पर लोग क्या है, प्रदर्शन प्रभाव या डिमॉन्स्ट्रेशन प्रभाव की बात करते हैं। यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं, ड्यूशनबरी का कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए कि ड्यूशनबरी जो है उन्होंने बतलाया था कि आज विकासशील जितने भी देश हैं, चाहे भारत हो, ब्राज़ील हो, मैक्सिको है, इन देशों में प्रदर्शन करने का एक रिवाज बना हुआ है। लोग वास्तव में, हम लोग हिंदी का एक मुहावरा कहते हैं कि तन में नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता। यानी वास्तव में हमको प्रदर्शन ज़्यादा करना होता है। वास्तव में हमारे पास क्या है, जेब में पैसा होता नहीं है, लेकिन हम अधिक से अधिक प्रदर्शन करके लोगों को बतलाते हैं कि हम अमीर हैं, है ना। कहते हैं रस्सी तो जल गई लेकिन गठान रह गई। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ प्रदर्शन करना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में आप देखेंगे पैसा है नहीं, लेकिन नवाब ज़्यादा ऐसा प्रदर्शन कर रहा है कि आज भी राजा बना हुआ है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि लोग क्या है, बड़े बड़े सोने चांदी की चीज़ पहन लेते हैं और खाने के लिए देखो तो पेट बिल्कुल खाली है, भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन वो प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं। तो इन चीज़ों में बतलाया जाएगा कि ये चीज़ हमको और ज़्यादा, जैसे हमने क्या है, मान लीजिए पहले 1 तोला का ले लिया सोने का कोई चीज़, फिर 2 तोले का, 3 तोले का, हमको प्रदर्शन करना है। तो हर बार जो शान शौकत की चीज़ें होती हैं उससे क्या होगा हैं, जितना शान शौकत की हो जाएंगे वो हमको क्या होगा, उपयुक्तता ह्रास नियम ना होकर के क्या है, ये बढ़ती हुई उपयुक्तता को बतलाता है, क्योंकि हमको प्रदर्शन करना अधिक पसंद है। जिनका नेचर शान शौकत करना होता है वो कहते हैं कि हम
जितने अतिरिक्त जितनी महंगी वस्तु या जितनी बहुमूल्य वस्तु का प्रयोग करेंगे, हमको उससे यूटिलिटी और अधिक मिलती है, जो कि वास्तव में हम देखें कि एक तरफ से सही है, लेकिन उसकी जो आंतरिक संकल्पना को देखते हैं तो यह भी विरोधाभास सही नहीं दिखता है। कंसेप्ट है कि दुर्लभ तथा विचित्र वस्तुओं के संदर्भ में यह नियम लागू नहीं होता। अब दुर्लभ और विचित्र वस्तु का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति या जब पुराने सिक्के का इकट्ठा करता है या देश विदेश की जो टिकट या स्टाम्प का कलेक्शन करता है, और हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होता, क्योंकि हम हर बार क्या है, सिक्के के लिए उस सिक्के के अधिक मूल्य को देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। तो हर बार जो दुर्लभ वस्तु है वो बहुत महंगी होती है, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन जब इसको और अंदर से देखा जाए, जब गहराई से इसका अध्ययन किया जाता है, तो पता चलता है कि वही एक सिक्का जो 10 रुपये का एक सिक्का था, लेकिन वो नए प्रकार का सिक्का था, तो उसके लिए आप 50 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन चूंकि एक सिक्का आपके पास आ चुका है, आपकी उस डायरी में आप जो कलेक्शन करते हैं, तो वो सिक्का आप पहले बार 10 रुपये की चीज़ 50 रुपये में देने को तैयार हो गए। लेकिन क्या अब अगले बार पुनः वो सिक्का कोई 50 रुपये में आपको बेचने चाहेगा तो आप लेंगे? कहोगे नहीं, मेरे पास वो कलेक्शन ऑलरेडी आ चुका है और मेरे को केवल एक सिक्का कलेक्ट करना है। हर प्रकार की विविधता वाले केवल एक सिक्के की केवल आवश्यकता होती है। अब सेम टाइप का अगर सिक्का पुनः मेरे को मिल जाएगा तो वो नहीं बनेगा, नहीं चलेगा। तो इसलिए आप देखेंगे कि दुर्लभ वस्तु और विचित्र वस्तु की जब बात की जाती है, तब यहाँ पर भी ये दिखता जरूर है कि ये अपवाद है इस नियम का, लेकिन वास्तव में अपवाद नहीं है, क्योंकि एक जैसे सिक्के चाहे दुर्लभ भी होंगे, उसके लिए हम उपयोगिता ह्रास नियम लागू उसका होगा। और चौथी और अंतिम स्थिति जहाँ अपवाद की हम बात करते हैं कि मादक वस्तुओं के उपभोग पर भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी वस्तु या सेवा के उपभोक्ताओं की संख्या जब बढ़ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कोई मधुर संगीत जब सुनता है, कहते हैं कि कोई गाना मेरे को पसंद आता है, इसको सुनने में सर मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं जितना भी सुनूं मेरे को उससे और लगाव आता है। तो मैं कहता हूं कि ये बात तो सही है कि कोई अगर संगीत मधुर संगीत है तो उससे हमको सुंदर कविता है, अच्छी पोएट्री है, तो इसको सुनने में हमको बहुत अच्छा रस और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन बात क्या है, आपने देखा था कि ये नियम के लिए मैंने मान्यता बताई थी कि उस गाने को आप लगातार सुने, यानी सुबह से सुनना चालू करें और लगातार दिन भर उसको सुनेंगे तो उस गाने से भी आप बोर हो जाएंगे, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ये मधुर संगीत आपको सुनना है, मधुर कविता सुनना है, सुंदर कविता सुनना है, तो आप देखेंगे कि लगातार अगर प्रयोग किसी भी कविता किसी भी गाने का करेंगे तो एक बार आपको अच्छा लगेगा, 2 बार अच्छा लगेगा, लेकिन लगातार वही गाना मेरा पिया घर आया, मेरा पिया घर आया, तो लगातार सुनेंगे तो आपको उस गाने से ही ऐसा है कि एक एलर्जी हो जाएगी और आप उसका प्रयोग फिर नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि कुछ विद्वानों ने इसके अपवाद की बात जरूर की थी, लेकिन जब गहराई से आप अध्ययन करते हैं तो ये सब काल्पनिक की बातें हैं। वास्तव में जो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है सभी क्षेत्रों में लागू होता है, ये हम जान लें। और आज के जो कक्षा का जो दूसरा पड़ाव था, दूसरा जो चरण था, जिसमें हम प्रयोग मूल्य और विनिमय मूल्य की बात करना चाहते हैं, जो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने बताया था, इसको कई लोग क्या है जल पानी जल हीरक विरोधाभास भी एक शब्द में लिख देता हूँ, उसको कई बार जल हीरक भी लिख देते हैं, जल हीरक विरोधाभास। यानी कैसा पैराडॉक्स है, तो वाटर डायमंड पैराडॉक्स की बात कर रहा है, ये एडम स्मिथ ने बताया था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जल की बात करता है और हीरे की बात करता है। आप देखते हैं कि जो जल है उसका जो प्रयोग मूल्य है हमारे जीवन में अत्यंत ही प्रयोग की चीज़ है। जल, वाटर के बिना हमारा जीवन शून्य है कहते हैं, जल बिन सब शून्य कहते हैं। यानी प्रयोग कितना अधिक है बताएंगे आप जल का, तो कहोगे बहुत अधिक है सर, सुबह से लेकर रात तक का हर चीज़ के लिए हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उसकी जो टोटल यूटिलिटी जो है वो बहुत अधिक होती है। जल की बात कर रहा हूँ तो उसका प्रयोग मूल्य क्या है, बहुत अधिक ऊंचा होता है। यानी टोटल यूटिलिटी, जब भी प्रयोग मूल्य की मैं बात करूँगा तो आप समझ जाइए कि मैं टोटल यूटिलिटी या कुल उपयोगिता की बात करता हूँ, तो कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है। लेकिन जल का जो विनिमय मूल्य है उसके क्रय विक्रय की बात करते हैं, तो आप बताओगे कि इस देश में जल बिल्कुल जगह जगह बिल्कुल कम पैसे में मिल जाता है, इसके लिए हम कोई भुगतान नहीं भी करते हैं, सभी जगह निःशुल्क अवेलेबल है। तो विनिमय मूल्य का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी, उसको कितने पैसे में हम खरीद देते हैं। तो चूंकि जल का मूल्य हमारे देश में अत्यंत कम है, बहुत कम है कह सकते हैं। आजकल भले आप कह सकते हैं कि बिस्लेरी का पानी हम पी रहे हैं,
लेकिन यह मान लिया जाता है कि भारत में जल निःशुल्क प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, तो उसका विनिमय मूल्य बहुत कम होता है, लेकिन इसका प्रयोग मूल्य बहुत अधिक होता है। यूज की चीज़ें हैं लेकिन उसके लिए बहुत कम पैसा देना पड़ता है। जबकि हम हीरे के बारे में जब बात करते हैं तो हीरे का प्रयोग मूल्य कुछ नहीं है। हीरे का क्या प्रयोग करेंगे कि गहने के अलावा, तो आप कहोगे कुछ नहीं है। तो उसका प्रयोग मूल्य हमारे जीवन में कुछ नहीं है। गहना बस पहन लिए, क्या उससे हमारा दिनचर्या चल जाएगा? तो कहोगे बिल्कुल नहीं, टोटल यूटिलिटी बहुत कम है। लेकिन उसके जो विनिमय मूल्य की बात करते हैं, जब उसको कहा जाए कि एक हीरा खरीद लीजिए इतने कैरेट का, तो आपको समझ में आएगा कि उसके लिए हमको कितने पैसे का भुगतान करना पड़ता है। बहुत महंगी बहुमूल्य वस्तु है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत अधिक होता है ना, जबकि इसका प्रयोग मूल्य कुछ नहीं होता। तो एडम स्मिथ ने इस प्रकार का बताया कि जो वस्तु वास्तव में उपयोगी है उसके लिए हमको कम पैसा देना पड़ता है, और जिसका कोई यूज नहीं है उसके लिए अधिक पैसा देना पड़ता है। तो ये कैसा विरोधाभास है? इस बात को सबसे पहले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने प्रदान किया था। तो कई बार परीक्षाओं में आप देखेंगे कि परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा उसमें पूछा जाता है कि बताइए जल हीरक विरोधाभास की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो आप बताएंगे प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए हीरा का प्रयोग मूल्य कितना होता है? तो आप कहेंगे अत्यंत निम्न होता है, क्योंकि इसका कोई भी प्रयोग नहीं होता। अगर कोई पूछता है, एग्जाम में कभी पूछता है कि हीरा का विनिमय मूल्य यानी हीरा खरीदने में कितने रुपए लगेंगे, तो बहुत अधिक उसके लिए हमको देना पड़ता है। हीरे की कुल उपयोगिता है वह अधिकतम होती है, बहुत अधिक होती है, जबकि उसकी कुल उपयोगिता कम होती है। पानी के लिए उसकी टोटल यूटिलिटी कम होती है, प्रयोग मूल्य कम होता है। पूछा जाएगा कि बताइए कि पानी की कुल उपयोगिता कितनी होती है? तो कहोगे बहुत अधिक होती है, प्रयोग मूल्य उसका बहुत अधिक है, जबकि उसका विनिमय मूल्य जो है उसके लिए हमको भुगतान जो पैसे का करना पड़ता है बहुत कम करना पड़ता है। तो यह विरोधाभास कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जिसके लिए आप लोग सतर्क रहें और इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा संपन्न होती है। धन्यवाद।